Hello and welcome to Achievers 5 dear learners of class 11. Today we are continuing with chapter number 3 of your syllabus, which is the basis of human behavior, and we are on the part 4. अब तक के वीडियोस में हमने इस चैप्टर में सोफा 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में ही अभी तक पढ़ा है. प्रीवियस 2 वीडियोस तो सिर्फ नर्वस सिस्टम पर ही बेस्ड था, जिसमें हमने पीएनएस को अंडरस्टैंड किया था. एक बार क्विकली आपको बताते चलूं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस. पीएनएस के जो सब पार्ट्स होते हैं सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं. आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्टिंग करेंगे और ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको स्प्लिट में नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑल टुगेदर चीजें कनेक्टेड हैं. तो आज का वीडियो भले ही थोड़ा लेंदी रहे, लेकिन वन शॉट में आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी. तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पेशेंस के साथ देखिएगा. दूसरी चीज की, अगर ये जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं नोट्स की फॉर्म में प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने रिसीव नहीं किए हैं अभी तक तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स नहीं हैं और फिर भी आप नर्वस सिस्टम को समझने के लिए ही ये वीडियोस देख रहे हैं तो भी एक्सप्लेनेशन आपके काफी काम का है, क्योंकि जो मेरे वीडियोस में जो भी मैं एक्सप्लेनेशन यूज करती हूँ, जो भी नोट्स में यूज करती हूँ, वो डिटेल्ड होते हैं. इसके बाद वन लाइनर की फॉर्म में भी कंटेंट आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है चीजों को बहुत डीपली थॉरोली पढ़ा जाए. यही वजह है कि आप मेरे वीडियो देखते होंगे काफी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होते हैं. ओके, लेकिन आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं, इसीलिए मुझे वही पैटर्न को कंटिन्यू रखना पड़ता है. तो चलिए अब आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मैं आपको एक बार विद इन अ मिनट और मे बी इन 30 सेकेंड्स ओनली आई विल शो यू कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आज क्या हम पढ़ेंगे. क्विक ओवरव्यू करा देती हूँ जिससे आप समझ जाए कि हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले तो मेजर डिवीजन समझेंगे हम ब्रेन के, जो कि 3 होते हैं: हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन तीनों के ही डिफरेंट पार्ट्स होंगे. जब हम हिंड ब्रेन की बात करेंगे तो 1A, 1B और 1C यानी 3 पार्ट्स हम हिंड ब्रेन के पढ़ेंगे. मिड ब्रेन को अंडरस्टैंड करेंगे क्या होते हैं, ये प्रॉपर नोट्स हैं जो आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं. और उसके बाद फोर ब्रेन एक बड़ा टॉपिक है, इसके इतने सारे पार्ट्स हैं, सब कुछ तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर काफी सारी चीजों को हम कवर करेंगे. और इस तरीके से ये सब इसके पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. और फोर ब्रेन के लास्ट में हम डिफरेंट लोब्स को भी पढ़ेंगे और एंड करेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ. यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा. तो ये वीडियो बड़ा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन आपके बहुत काम का है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है. नाम है सेंट्रल. सेंट्रल है तो मतलब मोस्टली फंक्शन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, मोस्ट बॉडी और माइंड के मोस्टली फंक्शंस को कंट्रोल करना. यहाँ तक कि क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी के बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. जैसे पीएनएस में आपने डिफरेंट पार्ट पढ़े थे, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक और उसके बाद उनके सब पार्ट्स पढ़े थे. वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 ही पार्ट्स हैं, पर ये 2 ही अपने आप में इतने ज्यादा कैटेगरी इंक्लूड करते हैं. तो हम अगर सीएनएस को देखें तो इसके मेजर 2 पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड. अब आप ये समझिए सबसे पहले तो कि ब्रेन जो है, ब्रेन को हम बहुत ज्यादा क्विकली तो नहीं समझ सकते. ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है और ब्रेन की ही हेल्प से सारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसीलिए ब्रेन को साइकोलॉजी में पढ़ना इंपॉर्टेंट है. अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि ब्रेन को हम साइकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेन ही तो हमारे सारे कॉग्निटिव एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसी वजह से ब्रेन साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो जाता है. तो क्यों ना हम पहले ये समझ लें कि ब्रेन के मेजर डिविजन्स क्या होते हैं. कौन कौन से मेजर डिवीजन हैं, 3 नजर आ रहे हैं आपको: हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन. ठीक है, इनके ये फंक्शन होते हैं. अगर ये क्या क्या करता है, बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस के लिए हिंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए. फोर ब्रेन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में काम आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन, मोटर फंक्शंस को करता है. इस तरीके से मिड ब्रेन जो है वो बहुत सारे ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करने में काम आता है. तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया, अभी तो और डिटेलिंग करनी है, इसको तो शॉर्ट में ले भी नहीं सकते. तो ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ये पिक्चर थोड़ा सा समझाऊंगी मैं पहले आपको. यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो तीनों नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, आसान से नाम है: हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन. ये 3 इसके पार्ट हैं. इसी सीक्वेंस में हम इस वीडियो में चलेंगे भी. और ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, इसी में, इस पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर में ही ये तीनों पार्ट हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो फोर ब्रेन, ये जितना आपको ये वाला कलर दिख रहा है ना, ये इतना पूरा कलर ये फोर ब्रेन के लिए रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे.
और इसके अलावा जो छोटी छोटी और चीजें दिख रही हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब इसके पार्ट हैं। फोर ब्रेन तो बहुत, क्योंकि फोर ब्रेन बड़ा भी बहुत है और फिर इसके पार्ट्स भी बहुत है, सब कुछ बहुत बहुत है इसमें। फिलहाल मिड ब्रेन आपको जो ये पिंक में नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये मिडिल में होता है ब्रेन के, तो इसीलिए मिड ब्रेन नाम भी है इसका। हिंड ब्रेन जो है वो पीछे की तरफ को होता है और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से मिड ब्रेन भी कनेक्टेड होता है। और जो यहाँ पे इतना ये पीछे वाला पोर्शन होता है, इसके भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट होते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करती है ब्रेन स्टेम, जिसको हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हिंड ब्रेन के साथ में कि हिंड ब्रेन क्या होता है। हिंड ब्रेन इज वन ऑफ द 3 मेजर रीजन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट। इस पिक्चर को मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको बार बार ये पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये लोअर बैक पार्ट में लोकेटेड होता है। ये जो इधर आप देख रहे हैं ये हमारा हिंड ब्रेन नहीं है, ये फोर ब्रेन है, तो इसको अभी हम नहीं समझेंगे, हमें इधर फोकस करना है। ये जो बैक वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाता है हिंड ब्रेन, ये बैक पार्ट में होता है। ये ज्यादातर ब्रेन स्टेम को इंक्लूड करता है। मैंने भी आपको बताया था कि ब्रेन स्टेम से ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है ये एरिया, और डेंस कोरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये थोड़ा कोरल शेप्ड ही होती है। अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, अब आप उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये कोरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसको हम सेरेबेलम भी कहते हैं। यहाँ पर सेरेबेलम होता है, इसका ही एक पार्ट है। बिकॉज इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कोऑर्डिनेट्स मेनी वाइटल फंक्शन। ये वाला जो पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्ट होता है और बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूजफुल भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इन सब के लिए। इसके 3 पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये आपको नजर भी आ रहे हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरेबेलम और पॉन्स, ये 3 जो इसके पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं। इसके छोटे छोटे और भी पार्ट्स होते हैं। तो हिंड ब्रेन को अब हम यहाँ से तीनों पार्ट्स को समझेंगे। पहले पॉन्स से स्टार्ट करेंगे। द पॉन्स गेट इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? जो चीज जोड़ती है किसी चीज को। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। Bulbous in shape, it sits right underneath the brain, midbrain, and serves as a coordination center for signal and communication that flow between the 2 hemispheres and the spinal cord. जो हमारा ब्रेन है उसके 2 हेमिस्फेयर्स में और स्पाइनल कॉर्ड में के बीच में ये कम्युनिकेशन के सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? जो पॉन्स का एरिया होता है, जो पॉन्स वाला पोर्शन होता है, और ये ब्रेन स्टेम से भी जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया ब्रेन स्टेम यहाँ पर होता है, तो ब्रेन स्टेम से भी ये जुड़ा होता है, और इसके अलावा हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे भी जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें 4 क्रैनियल नर्व्स देखने को मिलती हैं और उनका अपना अपना काम होता है। आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे क्रैनियल नर्व्स में कि यह 4 नर्व्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो एविडेंस नर्व जो होती है ये मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन, आई मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, आई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के लिए यूजफुल होती है। फेशियल नर्व जो होती है वो सेंसेशन, फेस में होने वाले डिफरेंट सेंसेशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये नर्व्स, ये हमारे फेस में जितने भी एक्शंस रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जो कि साउंड और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, यानी हमारे कानों से रिलेटेड होती है। वैसे भी ये जो वर्ड है ना कोक्लियर, ये वर्ड जो है ये कानों के लिए ही, मतलब कान के उसके रेफरेंस में यूज होता है। उसके बाद आती है द ट्राइगेमिनल नर्व, जो च्यूइंग और सेंसरी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। ओके, तो इस तरीके से ये 4 क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो पॉन्स में एग्जिस्ट करती हैं, और पॉन्स का जो वर्क होता है वो एक ब्रिज का होता है, जो इंफॉर्मेशन को मूवमेंट कराने में, पास ऑन कराने में बिटवीन दिस, कहाँ की बात की थी हमने, 2 हेमिस्फेयर्स और स्पाइनल कॉर्ड में कोऑर्डिनेट कराने में हेल्प करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेरेबेलम। आपको 2 टर्म मिलेंगी, एक तो सेरेबेलम और एक सेरेब्रम, इसी में मिलेंगी, ब्रेन के अंदर ही मिलती है। सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों को अलग अलग समझिएगा। अभी हम सेरेबेलम की बात कर रहे हैं जो कि हिंड ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। तो पॉन्स के ठीक पीछे यहाँ पे सेरेबेलम होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम सिट्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेरेबेलम। लिटिल ब्रेन, इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं क्योंकि इसके भी फंक्शनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये एक लेयर्ड रिंकली कोरल जैसा दिखता है। अभी कोरल शेप्ड बात की थी ना हमने यहाँ पे इस इमेज में, यही इमेज को थोड़ा
जूम इन किया हुआ है हमने, यस हम यहाँ पर हैं. This part looks like a layered wrinkly coral, just like the cortex. It has two hemispheres with a dense layer of gray matter surrounding an inner region of the white matter. यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, आपको दो रीजन नजर भी आ रहे होंगे, ये और ये. इसमें दो हेमिस्फेयर्स होते हैं जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और डेंस ग्रे मैटर होता है इसमें, और एक में व्हाइट मैटर होता है. दो मैटर होते हैं इसके अंदर. और इसमें स्पेशल न्यूरॉन्स भी होते हैं विच आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मैनी सिग्नल एट वंस ड्यू टू देयर हाईली कॉम्प्लेक्स डेंड्राइट ब्रांचेस. इसमें जो न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो डेंड्राइट्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ये डेंस होने की वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को इजीली सॉल्व कर देते हैं. आगे इसके बारे में बात करते हैं कि जो सेरेब्रम होता है दैट कोऑर्डिनेट्स आवर सेंसेशन विद रिस्पॉन्सेज फ्रॉम आवर मसल. हमारी मसल से मिलने वाले जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. enabling most are voluntary movements. It also processes nerve impulses from the inner ear and coordinates them with muscle movement. अगर कोई भी चीज़ हम कानों से सुनते हैं ना तो उसके बाद हम उस चीज़ के टुवर्ड्स रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं. तो ये किस वजह से होता है, हमारा सेरेबेलम जब एक्टिव होता है, हमने कोई एकदम से आवाज़ सुनी तो हमें लगा कुछ गिरा और हमने अपनी बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करा दिया एकदम से, तो कैसे रिएक्शन आ जाता है बिकॉज ऑफ द सेरेबेलम. ये सारे मसल मूवमेंट को कनेक्ट करता है साउंड के साथ, मतलब हमारे कान से सुनने वाले रिस्पॉन्सेज के टुवर्ड जो हम रिएक्शन देते हैं वो सेरेबेलम की हेल्प से होता है. और इसी वजह से हम पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं. हम अगर कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी धमाका सुने, कोई शोर सुने तो उनसे गिर थोड़ी नहीं जाते हैं ना, अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग. अब आते हैं मेडुला ओब्लंगाटा की तरफ. ये ब्रेन स्टेम के दोनों साइड एग्जिस्ट करता है मेडुला ओब्लंगाटा. The lower part of both the brainstem and the overall hindbrain is the medulla oblongata, where the brain transition to the spinal cord. यहाँ से ये एक तरीके से ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है. फाइनल, ओके. It is only about 3 centimeter long, but the medulla is an indispensable nerve tract which contains the control center for our autonomic vital function, जैसे कि heart rate, blood pressure, breathing, many inventory reflexes, swallowing and sneezing. ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ब्रेन स्टेम के नीचे का पार्ट है जिसे हम मेडुला ओब्लंगाटा कहते हैं, और इसके अंदर दोनों ही वाइट और ग्रे मैटर होता है. और इसके अंदर 4 क्रैनियल नर्व्स भी होती हैं जो कि आगे की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. अब यहाँ से जो 4 क्रैनियल नर्व्स स्टेम करती हैं उनके ये नाम हैं. आपको ये लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है क्लास 11th में, लेकिन आपको पता होना चाहिए. तो ये सब नर्व्स हैं जो अलग अलग तरीके के, यहाँ पे द वेगस नर्व, द ग्रॉस वैगुलर नर्व्स, उसके अलावा है हमारे पास द गैग रिफ्लेक्स, ओके, और हाइपोग्लॉसल नर्व्स. तो ये 4 नर्व्स होती हैं जो डिफरेंट माउथ मूवमेंट, नेक मूवमेंट, टेस्ट सेंसेशन और टंग मूवमेंट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो ये सारे जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस जितने भी हमारे होते हैं उनमें अपना रोल प्ले करता है मेडुला ओब्लंगाटा. तो यहाँ पर हिंड ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. आगे अब हम बढ़ेंगे मिड ब्रेन की तरफ. अब मिड ब्रेन का नाम है मिड ब्रेन, तो ये मिड में ही होता है, जाहिर सी बात है. तो लोकेटेड टुवर्ड द बेस ऑफ आवर ब्रेन इज अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट रीजन कॉल्ड द मिड ब्रेन विच सर्व एज अ वाइटल कनेक्शन बिटवीन द अदर मेजर रीजन ऑफ द ब्रेन. ओके, फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जुड़ने वाला ये होता है. जो मिड ब्रेन है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का. ब्रेन स्टेम के बारे में हम काफी देर से बात कर रहे हैं. ब्रेन स्टेम वो है जो जोड़ती है हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को, तभी तो ब्रेन स्टेम हो गई ना. वो स्टेम का यूज क्या होता है, स्टेम जो होता है वो कनेक्टिविटी का काम करता है. द मिड ब्रेन इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम विच इज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारे ब्रेन्स को आपस में कनेक्ट करने के अलावा स्पाइनल कॉर्ड से भी जोड़ता है. इसके भी 3 पार्ट हैं. तीनों पार्ट में टोटल मिला के हमारे पास 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे आईलिड मूवमेंट हो गया, ट्रोक्लियर नर्व्स हो गई, ये कानों के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ऑक्यूलोमोटर जो होती है वो हमारे आईज के लिए होती है. तो इस तरीके से आई और आईलिड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो ये मिड ब्रेन का फंक्शन हो गया. ठीक, तो मिड ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है? इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन सिस्टम, जो कि कनेक्टेड होता है ब्रेन स्टेम से भी, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम से मिड ब्रेन को कनेक्ट करती है. मिड ब्रेन के कोई पार्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो अब आते हैं फोर ब्रेन पर. दिस इज द मेजर थिंग. फोर ब्रेन में बहुत कुछ है और सब कुछ हम कवर भी नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था
लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने की। तो फोर ब्रेन मोस्ट एंटेरियर डिवीजन है, एंटेरियर डिवीजन सबसे बड़ा पार्ट है हमारे डेवलपिंग वर्टेब्रेट ब्रेन का, which contains the most complex network in the central nervous system. most complex network तो दिख ही रहा है, ये देखकर ही आपको नजर आ रहा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है। the forebrain has two major division, जिसमें कि सबसे पहला आता है डाइएन्सेफेलॉन और टेलिएन्सेफेलॉन। The diencephalon is lower containing the thalamus एंड हाइपोथैलेमस। इसके दो पार्ट होते हैं, जो मेजरली आपने जो सुना है वो थैलेमस हाइपोथैलेमस सुना है, और उसको हम पढ़ेंगे भी आज के वीडियो में। तो वो एक लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलके एक लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं। और टेलिएन्सेफेलॉन जो होता है इज ऑन द टॉप ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन एंड कंटेन्स द सेरेब्रम। पिक्चर में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारी चीजों के नाम सुन रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ, इन्हें तो ढूंढना सबसे बड़ा काम है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये तो लोब्स हो गई, इधर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे मेजर जो पार्ट होता है ये पूरा फोरब्रेन होता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी दिखा दिया था। उसके बाद कुछ लोब्स होते हैं जिसके, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और डाइएन्सेफेलॉन और टेलिएन्सेफेलॉन जो है वो मिलकर टुगेदर लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये इस एरिया में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों के लिए लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड फोर ब्रेन होता है, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन को वर्टिब्रेट ब्रेन से डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक। अब पहले तो उसके पार्ट्स को समझते हैं, वही सारी चीज़ें हैं मेन। थैलेमस की बात करें, अ लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेंसरी परसेप्शन एंड मूवमेंट विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। थैलेमस का काम क्या होता है, एक ऐसा रोल प्ले करता है, स्लीप और वेक साइकिल में अपना ये रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर में एरियाज को कनेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ये इसका थैलेमस का वर्क होता है। हाइपोथैलेमस एज ए कंट्रोल सेंटर वर्क करता है फॉर मेनी ऑटोनॉमिक फंक्शंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है on the pituitary gland to regulate biological process including metabolism, growth, development of productive और system organs। ये हमारे physiological system से hypothalamus और thalamus connected होते हैं। लिम्बिक सिस्टम ये ब्रेन स्ट्रक्चर का एक ऐसा सेट है, मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों से मिलकर बनता है। लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द थैलेमस, मतलब दोनों साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों से ही मिलकर बनता है। इमीडिएटली beneath the medial temporal lobe of the cerebrum primarily in the forebrain। अगर फोरब्रेन में हम देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिम्बिक सिस्टम इसके फोर ब्रेन के लोअर पार्ट्स जो होते हैं, यहाँ पर तो मिडिल में तो हमारा मिड ब्रेन आ गया, नीचे हिंड ब्रेन आ गया, ठीक है। इधर ही आपके पॉन्स हो गए, मिडाला हो गया, बाकी चीजें हो गई। तो ये फोर ब्रेन का जो अपना लोअर पार्ट होता है, वहां पे लिम्बिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और ये भी काफी सारे वेराइटी ऑफ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे इमोशंस, बिहेवियर, मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड ऑल्फैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो टेम्पोरल लोब में दोनों तरफ होता है। अभी हम लोब्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी ये बात कि हिप्पोकैम्पस एक ऐसा ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो टेम्पोरल लोब के दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एग्जिस्ट करता है। और इसका वर्क क्या होता है, इसके वर्क होते हैं ये मेमोरी, मोटिवेशन, लर्निंग, रेगुलेशन, इन सबको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एमेग्डला इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के ही ये पार्ट है, मतलब लिम्बिक सिस्टम जो लोअर पार्ट होता है फोर ब्रेन का, वहां पे एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कि आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, फियर, प्लेजर को रिलेट कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। सेरेब्रम की हमने बात की थी, ये ब्रेन का फ्रंट है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर होता है ये सेरेब्रम जो होता है ये अपर पार्ट में होता है, फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का, जो आगे से नजर आता है। सेरेब्रम is composed of the right and left hemispheres which are joined by the corpus callosum। इससे हमारे दोनों ब्रेन के जो दोनों पार्ट होते हैं वो जुड़े होते हैं। देखिए कैसे, ये दिख रहा है आपको कॉर्पस कॉलोसम, इसकी हेल्प से हमारे जो ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम इंक्लूड इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, टेम्परेचर, टच, विजन, हियरिंग, जजमेंट, बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि सेरेब्रम की हेल्प से होते हैं। आते हैं फोर ब्रेन के फोर लोब्स पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये सेपरेट क्वेश्चन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट लोब्स ऑफ फोर ब्रेन। ओके, तो पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इनके फोर पिक्चर्स को भी ध्यान में रख सकते हैं, नोट्स में तो आपको ये मिलेंगे ही।
ये टेम्परेचर, टेस्ट, टच, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये इस तरीके से फोर ब्रेन जो होता है इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 लोब्स हैं। सेंसिंग एंड परसीविंग मेनली विजुअल सिग्नल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल हमारा जो अपना इस तरीके से हमारा इमोशनल पार्ट होता है उसके लिए होता है। ऑडिटरी सिग्नल और मेमोरी के लिए टेम्पोरल लोब होता है। चारों का अपना अपना काम होता है। तो सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, द आउटर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स जो ग्रे मैटर होता है, और इनर लेयर व्हाइट मैटर होता है। अभी पहले भी आपने टर्म सुनी थी ना, ग्रे और व्हाइट मैटर, तो वो इनर लेयर में कॉर्टेक्स होता है और आउटर लेयर में कॉर्टेक्स होता है। देयर आर 4 लोब्स, कौन कौन से हैं नाम पढ़ ही लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया एंड मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। दीज लोब्स फंक्शन इन वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, मेमोरी, थिंकिंग, ये जो भी आपने पढ़े थे वो सारे इसके फंक्शनिंग में आ जाते हैं फ्रंटल लोब्स के, और ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। जाहिर सी बात है जब ब्रेन का मोटर एरिया वर्क करेगा, मूवमेंट वाला काम करेगा, तो ये सब चीजें निकल कर आएंगी। पैराइटल लोब्स में क्या होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव और प्रोसेस करने का ये काम करता है। तो इसमें जितने भी टच के सेंसेशन हो गए, हियरिंग के सेंसेशंस हो गए, वो सारे इसमें आते हैं पैराइटल लोब्स में। ऑसिपिटल लोब्स विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारे रेटिना से हमारी आइज तक पहुंचाने में हेल्प करता है और इजीली हम चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। टेम्पोरल लोब्स क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम का ऐसा स्ट्रक्चर, होम है ये लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर का, जहाँ पर एमिगडला और हिप्पोकैम्पस भी एग्जिस्ट करते हैं, वो वाला पोर्शन होता है ये। और दीज लोब्स ऑर्गेनाइज सेंसरी इनपुट एंड एड इन ऑडिटरी परसेप्शन, मेमोरी फॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पर आके हमारा ब्रेन का टॉपिक खत्म होता है इतने लंबे डिस्कशन के बाद। अब हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे, पर उसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही है, अ लार्ज बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स लोकेटेड इन द बैक दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन टू द लोअर बैक। हमारे ब्रेन के एंड से, एंड तो नहीं कहेंगे, ब्रेन से ही कहेंगे कि ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, हमारे लोअर बैक तक ये एरिया जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है दैट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी। हम जो भी इतना क्विक एक्शन करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी मोटर मूवमेंट करते हैं, वो कैसे होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है, और स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल्स की हेल्प से ही हमारे बॉडी से मूवमेंट करवाता है। और ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 मेजर पार्ट हैं। ब्रेन कमांड सेंटर है, स्पाइनल कॉर्ड पाथवे है मैसेजेस का। अगर ब्रेन कमांड देता है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से ही होता है, ठीक है। और बाय द ब्रेन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन मूवमेंट मैसेजेस चलते रहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वो सारे ऐसे मूवमेंट जिसको हम बॉडी के थ्रू एग्जिबिट करते हैं, वो सभी रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। होल मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन सच अ वे दैट देयर इज नो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। हम कॉन्शियस होकर उस पर नहीं करते, रिफ्लेक्स एक्शन हमसे हो जाते हैं। जैसे कि इस वक्त आप कोई भी चीज, कोई भी मूवमेंट कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी नोइंगली अननोइंगली उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है। Stimulation occurs through the peripheral nervous system and the response to this peripheral nervous stimulation is involuntary। और रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ साथ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को परफॉर्म करवाती है। रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि ये तो लिखे ही हैं तो आप देख ही सकते हैं। अचानक से खांसी होती है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें ठोकर लगती है तो हम संभल जाते हैं, चलते हुए अगर हम गिरने की पोजीशन में आते हैं तो हम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जिनको हमारी बॉडी मूवमेंट मोटर स्किल्स में परफॉर्म करती है। So this was the video, we discussed so much about this topic, and I would want you all to get the notes as well so that you can write the answer properly in your examination. If you have found this video useful, then please subscribe to the channel, and if you have already done, thank you so very much, and don't forget to like the video as well. And I will see you soon in the next part of this chapter. I hope you have found it useful, and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.